किसकी जेनेटिक्स के बारे में। कल हम लोगों ने जो है कि मटर के पौधों के जो है कि लक्षण के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या लक्षण जो है कि जान मंडल द्वारा लिए गए थे। तो उन सभी लक्षणों को हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत छोटे से जो है कि 7 लक्षण मंडल के द्वारा चुने गए थे। कितने? 7 लक्षण मटर के चुने गए थे। तो उसमें से पहला लक्षण क्या था? प्रभावी लक्षण यहाँ पे देता हूं मैं, प्रभावी, यहाँ पे अप्रभावी। तो 7 तत्व सीधे से समझते हैं। यदि हम लंबाई का लेते हैं तो प्रभावी लक्षण आपका लंबा होता है, टाल होता है। और यदि जो है कि अप्रभावी लक्षण देखते हैं तो उसका स्मॉल होता है। वही देखते हैं यदि बीज के रंग की बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण जो है कि बीज का रंग आपका पीला होता है, मतलब येलो होता है। और वही अप्रभावी लक्षण आपका ग्रीन होता है। अब उसकी जो है कि फली की बात, बीज की आकृति की बात करते हैं तो ये होता है गोल, मतलब राउंड होता है। और उसके बाद अप्रभावी लक्षण आपका क्या रेक्टल होता है, मतलब कि झुर्रीदार होता है। अब उसके बाद यही प्रभावी लक्षण में यदि हम जो है कि फली की रंग की बात करें तो फली का रंग जो है कि डब्लू होता है, मतलब फली का रंग जो है क्या होता है आपका। प्रभावी लक्षण में फली के रंग की बात करते हैं तो जो फली का रंग होता है वह क्या होता है? प्रभावी लक्षण आपका हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है, जस्ट उल्टा होता है बीज के रंग का। और अप्रभावी लक्षण आपका क्या होता है? येलो होता है। ठीक। अब यही बात करते हैं पुष्प की रंग की बात करते हैं तो पुष्प के रंग में वायलेट होता है, मतलब बैगनी रंग का होता है ये। ठीक। प्रभावी लक्षण बैगनी रंग का होता है। और अप्रभावी लक्षण आपका डब्लू, मतलब व्हाइट कलर का होता है। ठीक, डब्ल्यू लिख देते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है। कक्षस्थ होता है, मतलब पुष्प की स्थिति कक्षस्थ होती है। और प्रभावी लक्षण क्या होती है? अग्रस्त होती है। तो ये होती है जो है कि आपकी 7 लक्षण। कितने लक्षण हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन छूट रहा है? ये आपका ये हो गया लंबा 7 लक्षण। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एक लक्षण और छूट रहा है आपका। कौन सा लक्षण छूट रहा है? फली का रंग में आपका ग्रीन येलो हो गया। फली की आकृति की बात करते हैं, पुष्प की स्थिति की, फली की आकृति। हाँ, फली की आकृति की बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण फूला हुआ रहेगा और अप्रभावी लक्षण क्या रहेगा? सिकुड़ा रहेगा। ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडल्स के प्रयोग बारे में। तो मेंडल्स ने कुल 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग उन्होंने एक संकर संकरण किया था, दूसरा द्विसंकर संकरण नाम दिया था। एक संकर संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण को जो है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं या एक संकर संकरण किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो किसी एक लक्षण को, किसको? किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए यदि 2 जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं जब किसी एक लक्षण को, चाहे वो लाल ले लेते हैं, चाहे वो सफेद ले लेते हैं, या पुष्प की बात कर लेते हैं, या पुष्प की आकृति की बात कर लेते हैं, या उसके पादप की लंबाई की बात कर लेते हैं, तो चाहे जो भी लक्षण लेंगे तो कोई एक लक्षण लेंगे। किसी एक लक्षण को लेकर के जब 2 जनकों के बीच, 2 जनक का मतलब होता है, क्योंकि मटर के पौधे में स्वपरागण था, परपरागण दोनों होता है, तो 2 जनकों के बीच या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक एकल संकर संकरण या एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे हमने लिया है लंबाई का लक्षण। क्या लिया है हमने? आपको समझाने के लिए हमने लिया है लंबाई का लक्षण। यदि हम लंबाई में मतलब एक लंबा ले लेते हैं और एक बौना ले लेते हैं, यदि दोनों जनकों के बीच जिसमें एक को मेल और दूसरे को फीमेल मान लेते हैं, यदि इसके युग्मक पृथक, मतलब असूत्री विभाजन होगा तो युग्मक इसके पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसके भी युग्मक पृथक हो जाएंगे। तो युग्मक जो है कि जब F1 पीढ़ी की बात आती है तो संकर क्रॉस कराने, मतलब एक संकर संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी जो है कि अशुद्ध लंबा पौधे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा यदि जीनोटाइप तरीके से देखा जाए तब, यदि जीनोटाइप तरीके से देखा जाए
तो एकल संकर संकरण में यदि लंबाई का लक्षण लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एकल संकर संकरण में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पर अशुद्ध लंबा प्राप्त होता है यदि जीनोटाइप तरीके से देखा जाए तब। यदि फिनोटाइप तरीके से मतलब भौतिक आंखों से या भौतिक मतलब जो बाहरी आवरण मॉर्फोलॉजिकली देखी जाए तो सभी जो है कि लंबे पादप प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सभी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए एकल संकर संकरण क्या होते हैं, ये आगे चल के इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़कर आपको समझने के लिए हम लोगों को एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों समझना जरूरी है। एकल संकर संकरण में क्या कहा जाता है कि जब किसी एक लक्षण को लेकर के उनके जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है या दो जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तब उसे जो है कि एक संकर संकरण कहा जाता है। एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमने लिया है लंबाई का लक्षण, यदि लंबाई के लक्षण में एक हम लंबा लेते हैं दूसरा बौना लेते हैं तो इसको युग्मक जो है असूत्री विभाजन द्वारा अपने पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अपने युग्मकों में चले जाते हैं। यह आगे आपके पृथक्करण का नियम या युग्मकों का पृथक्करण का नियम जो सेग्रीगेशन का नियम में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं बस खाली यहाँ में समझा दे रहा हूँ। युग्मक पृथक होने के बाद F1 पीढ़ी में यदि जीनोटाइप तरीके से देखा जाए तो शुद्ध लंबा प्राप्त होते हैं, यदि फिनोटाइप तरीके से देखा जाए तो सभी पादप लंबे दिखाई देते हैं। जब इन्हीं F1 पीढ़ी के पादपों को हम जनक मान लेते हैं और जनक मानने के बाद हम उनके बीच संकरण कराते हैं तब स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी है, इसके युग्मक पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसके युग्मक पृथक हो जाते हैं। युग्मक पृथक होने पर जब ये संकरण करते हैं तो संकरण करने पर एक आपको शुद्ध लंबा मिलता है, दो आपके हाइब्रिड लंबे मिलते हैं मतलब संकर लंबे मिलते हैं और दूसरा एक जो है आपका शुद्ध बौना प्राप्त होता है। यही क्या होती है आपकी शुद्ध मतलब यही F2 पीढ़ी में आपके एक जो है कि शुद्ध लंबा प्राप्त होगा, एक आपको शुद्ध बौना प्राप्त होगा और तीसरा क्या होगा आपका जो तीसरा चौथा रहेगा ये आपका संकर लंबा प्राप्त होते हैं मतलब हाइब्रिड लंबा प्राप्त होते हैं। यही है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग बात करते हैं द्विसंकर संकरण के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जीनोटाइप रेशियो इसका क्या आता है? जीनोटाइप रेशियो 1:1 आता है मतलब एक अनुपात मतलब एक शुद्ध लंबा होता है, दो हाइब्रिड लंबे होते हैं। ठीक, दो हाइब्रिड लंबे होते हैं और एक शुद्ध बौना होता है। वही इसका फिनोटाइप रेशियो में ये बात करते हैं तो इसमें आपका जो है कि 3 लंबे दिखते हैं और एक बौना दिखता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? द्विसंकर संकरण की। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हमें लगता है आपको जो है कि दूसरा मतलब द्विसंकर संकरण जिसकी अंग्रेजी होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, एक संकर संकरण रहता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं द्विसंकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण में क्या होता है कि इसमें दो लक्षणों को लिया जाता है। कितने लक्षणों को लिया जाता है? 2 लक्षणों के लिए। तो में क्या कहता है कि 2 लक्षणों को लेकर के उनके बीच क्रॉस कराए जाने पर जो भी पौधे या पादप प्राप्त होते हैं उसे द्विसंकर संकरण वाले पौधे कहता है या उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसके बीच या पादपों के बीच क्रॉस कराया जाता है। 2 लक्षण में पहला, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहला लक्षण हम ले लेते हैं, किसका लक्षण लेते हैं? बीज का आकार, बीज की आकृति की बात करते हैं, आकृति का लक्षण ले लेते हैं। और दूसरा लक्षण क्या लेते हैं? बीज का रंग, बीज के रंग की बात हम लोग करते हैं। ठीक, तो बीज की आकृति की बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण में क्या लेंगे हम? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों ले लेते हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण में क्या ले लेते हैं? गोल पिंडा। क्या लेते हैं? गोल। गोल का मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल R, ये एक जीन का दूसरा प्रारूप एलील जिसको बोलते हैं ये ले लेते हैं और एक झुर्रीदार। प्रभावी में क्या रहेगा आपका?
झुर्रीदार, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। यही रंग की बात करते हैं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पीला कैपिटल वाई, इसका एंगलिंग कैपिटल वाई, और इसका जो है कि हरा, हरा ले लेते हैं, तो हरा हम लोग क्या ले लेंगे, स्मॉल वाई, इसका दूसरा एंगलिंग स्मॉल वाई। तो ये हो गए जो है कि द्विसंकर संकरण में दो लक्षण। पहला लक्षण बीज की आकृति, जो प्रभावी आपका गोल रहेगा, अप्रभावी लक्षण आपका झुर्रीदार रहेगा। बीज के रंग की बात करेंगे तो प्रभावी लक्षण में हम जो है कि लेंगे कौन सा, पीला लेंगे, और दूसरा आपका क्या लेंगे, हरा लेंगे, जो कि स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो द्विसंकर संकरण में दो लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, तो जो भी पादप प्राप्त होते हैं उसे द्विसंकर संकरण वाले पादप कहा जाता है। अब जैसे हम यहाँ लेते हैं गोल पीला, गोल पीला, और यहाँ पे ले लेते हैं झुर्रीदार हरा, इसको मान लेते हैं जनक एक, क्या मान लेते हैं, पहला जनक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं मेल, और इसको मान लेते हैं फीमेल। ठीक, इसको लिख लेंगे हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, इसको हम इतना मान लेते हैं, इतना तो सबको पता है। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल वाई, ये हम दूसरा लक्षण मान लेते हैं। जब इसके युग्मक पृथक होंगे, क्या होंगे, जब इसके युग्मक पृथक होंगे तब क्या बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके युग्मक पृथक होंगे असूत्र विभाजन द्वारा, तो स्मॉल वाई फिर स्मॉल वाई वाले युग्मक तैयार होंगे। इसको क्या बोलते हैं, युग्मक मान लेते हैं, जो कि असूत्र विभाजन द्वारा तैयार किए गए। अब जो है इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, हम एक के बीच क्रॉस कराते हैं, बाकी सब वैसे क्रॉस हो जाएगा। तो हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार, या हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था, अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्लास करा था, तो F1 पीढ़ी में क्या हमको प्राप्त हो जाते हैं, F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त होते हैं, सभी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, यानी शुद्ध लंबे भी, अशुद्ध लंबे नहीं, सभी लंबे पादप कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था एक संकर संकरण में। तो इसमें क्या हमको प्राप्त होते हैं, सभी गोल पीला, क्या प्राप्त हुए हमको, सभी गोल पीला प्राप्त हुए द्विसंकर संकरण में। सेम वही चीज रहेगा, बस खाली इसमें दो लक्षण को ले लिया गया है, और एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण को लिया गया है। अब जब इसमें, अब दूसरा जनक भी इसी प्रकार का होगा, दूसरा जनक भी इसी प्रकार का होगा, इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब युग्मक इसके बनेंगे तो इसके युग्मक कैसे बनेंगे भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये युग्मक बनेंगे। तो इसमें जो है कि हम लोग क्या प्राप्त हो जाएंगे, चार युग्मक बनेंगे ना। फिर इसमें क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये चार युग्मक हमको प्राप्त होते हैं। इसको हम लोग पनेट वर्ग में समझते हैं, इसमें समझते हैं पनेट वर्ग में। जब हम लोग समझते हैं तो पनेट वर्ग हम यहाँ पर बना देते हैं आपको, दूसरी पीढ़ी, ये क्या है आपके F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, सभी जो है कि गोल पीला प्राप्त होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, पनेट वर्ग की, 1 2 4।
जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं। आप लोग पनेट वर्क तो पढ़े होंगे, वहां पर ये सीधा सीधा F2 पीढ़ी की बात करते हैं। तो F2 पीढ़ी में पनेट वर्क में समझने पर F2 पीढ़ी क्या होती है, F2 पीढ़ी में क्या होगा कि F2 पीढ़ी में क्या होगा कि गोल पीला अनुपाते गोल हरा अनुपाते झुर्रीदार पीला अनुपाते झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9:3 अनुपाते 3 अनुपाते 9 अनुपाते 3 अनुपात 3 अनुपात 1, मतलब 9 गोल पीला दिखेंगे। फिनोटाइप रेशियो हो गया। यह क्या है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब देखने से आपको जो है कि 9 गोल पीला दिखेंगे, 3 गोल हरा दिखेंगे और जो है कि 3 झुर्रीदार पीला दिखेंगे और एक आपका झुर्रीदार हरा दिखाई देगा। यदि इसको हम जीन की तुलना से देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे, तब हमको प्राप्त होगा 1:2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो याद करने का तरीका सबसे है 122, 142 और 121 जो है कि इस अनुपात में जो है कि ये पादप मिलते हैं जीनोटाइप रेशियो के अनुसार देखने पर द्विसंकर संकरण में। क्या होता है एक संकर संकरण में क्या होता है कि एक संकर संकरण में किसी एक लक्षण को देखा जाता था, द्विसंकर संकरण में 2 लक्षण को देखा जाता है। सेम प्रोसीजर वही रहता है। तो द्विसंकर संकरण में क्या हुआ कि बीज की आकृति प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण गोल झुर्रीदार लिया गया। रंग में प्रभावी लक्षण जो है पीला और अप्रभावी लक्षण हरा को क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो है कि सभी गोल पीला प्राप्त हुए और द्वितीय पीढ़ी में गोल पीला के 9 पौधे प्राप्त हुए, गोल हरा के 3 पौधे प्राप्त हुए, झुर्रीदार पीला के 3 पौधे प्राप्त हुए, झुर्रीदार हरा के केवल 1 पौधे प्राप्त हुए। यदि इनको जीनोटाइप रेशियो के द्वारा देखा गया तो 1:2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में देखे गए। तो पनेट वर्क की सहायता से जब हम इसको देखेंगे तो हमें पूरी सारी चीजें क्लियर हो जाती। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडल के नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ। हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में मेंडल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मेंडल्स के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेंडल्स के नियम के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेंडल्स के नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेंडल्स के नियम में क्या आते हैं, पहला नियम आपका है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा कौन सा नियम है पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम है पृथक्करण का नियम। तीसरा है जो है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभावता के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जो है कि जानते हैं। पहला नियम क्या हुआ, मेंडल के 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम दिए गए हैं मेंडल्स के। 3 नियम में पहला नियम क्या है, प्रभावता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अभिगम का नियम। तो हम लोग पहले नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसकी हिंदी है प्रभावता का नियम। इस नियम को ध्यान से जरा सुनिएगा। इस नियम में मेंडल जी कहते हैं कि, मेंडल जी क्या कहते हैं कि जब प्रभावी जीन प्लस अप्रभावी जीन जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में, किसमें, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। उसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। मतलब प्रभावी लक्षण क्या होता है, अप्रभावी लक्षण के ऊपर हावी हो जाता है, उसके लक्षण को दिखाई नहीं देता है, मतलब उसके लक्षण को दबा देता है, प्रकट नहीं होने देता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, इससे कहा जाता है। क्या कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, क्या कहते हैं प्रभाविता के नियम में, क्या कहते हैं कि जब जनक, कौन से जनक, एक प्रभावी जीन के जनक एक अप्रभावी जीन के जनक के बीच क्रॉस कराया जाता है, तब प्रभावी वाला जो लक्षण होता है वह अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है, तो इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे में क्या कहते हैं, यदि हम लंबाई का लक्षण लेते हैं, तो क्या होता है, एक लंबा ले लेते हैं, एक बौना ले लेते हैं, ठीक, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके युग्मक पृथक होंगे, तो एक युग्मक कैपिटल टी में, दूसरा युग्मक जो है स्मॉल टी, और स्मॉल टी में हो जाएगा अलग अलग, तो इनके बीच क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने पर हमको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब हुआ कि F1 पीढ़ी में जो है कि सभी पौधे क्या हो गए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हमको मिल गए, सभी पौधे क्या मिल गए भैया, लंबे, सभी पौधे को क्या मिल गए, लंबे मिल गए। ध्यान देखिएगा कि लाभ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम में क्या होता है कि एक जनक, 2 जनक लेते हैं, एक प्रभावी जीन वाला जनक लेते हैं, एक अप्रभावी जीन वाला जनक लेते हैं, या 2 जनकों के बीच क्रॉस करा जाता है, तो प्रभावी लक्षण वाला जनक अप्रभावी लक्षण वाले जनक को सुप्त कर देता है या प्रकट नहीं होने देता है। इसी लक्षण को कहते हैं या इसी नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे हमने लिया है लंबाई का लक्षण, एक लंबा लेते हैं पौधा, एक बौना पौधा लेते हैं, इनके बीच हम क्रॉस करा देते हैं, तो F1 पीढ़ी में हमको सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। हमें लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब जो है बात करेंगे पृथक्करण का नियम। क्या उसी बात करेंगे हम लोग, पृथक्करण के नियम की बात करते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि कारक या जनक, कारक या जनक क्या होते हैं, कारक या जनक के युग्मक, कारक या जनक के जो युग्मक होते हैं वह संकरण करते समय, संकरण करते समय या संकर करते समय, संकरण के समय जो है कि अपने अपने क्या होते हैं, अपने अपने युग्मक में पृथक हो जाते हैं।
क्या होता है, अपने अपने युग्मक में पृथक होते हैं। पृथक्करण का नियम में क्या होता है कि जनक या कारक संकरण करते समय या क्रॉस करते समय या फिर जन्म करते समय अपने अपने युग्मक में पृथक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या कहते हैं कि कोई भी जनक हो या कारक हो, उसका युग्मक जन्म करते समय या संकरण करते समय अपने अपने युग्मकों में पृथक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। जैसे में हम कोई भी कारक ले लेते हैं, एक लंबा कारक ले लेते हैं, एक बौना कारक ले लेते हैं, उसमें कारक में हम लोग बात करते हैं, इसका कारक हो जाएगा कैपिटल टी, इसका कारक हो जाएगा स्मॉल टी, तो इसका युग्मक क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लगभग जितने भी एंजियोस्पर्म वाले पादप हैं उसमें लगभग जो है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, लगभग सभी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही जो है कि युग्मक पृथक होते हैं, चाहे वो एंजियोस्पर्म वाला चाहे एनिमल्स हो, सब में युग्मक जो है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं। लेकिन कुछ में जैसे कि एनिमल्स में ज्यादा से कीट में बात करते हैं, जैसे कि वो मधुमक्खी हो गई, तो मधुमक्खी में जो ड्रोन मधुमक्खी होती है उसमें जो है कि समसूत्री विभाजन होता है। ऐसे 2-3 एक्सेप्शंस और हैं, बाकी सभी में क्या होते हैं, जब युग्मक बनता है तो युग्मक बनने की क्रिया हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इसके एक युग्मक अलग हो गए, दूसरा युग्मक ये हो गया, ये चौथा युग्मक, ये चौथा युग्मक। तो ये भी कह रहे हैं कि जो कारक होते हैं युग्मक बनते समय या उनके युग्मक जन्म करते समय अपने अपने युग्मकों में पृथक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। हमें लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। 2 नियम कंप्लीट हो गए और हम लोग पढ़ते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी से नाम चल रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी जीन अपने अपने लक्षण को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। अब व्युत्पन्न का नियम में क्या हुआ कि कोई भी लक्षण, इसकी हिंदी अंग्रेजी ये हो गई, कहते हैं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम में करते हैं कि जब दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, एक जनक में आपका हो गया गोल पीला और दूसरा क्या हो गया झुर्रीदार हरा। जब 2 जनक हो गए झुर्रीदार हरा, जब 2 जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसके युग्मक अलग अलग पृथक हो जाते हैं। किसके नियम के द्वारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा इसके जो युग्मक होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाने पर इसके युग्मक F1 पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं, तो उसे कहते हैं कौन सा लक्षण, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम उसे कहा जाता है। प्रभाविता के नियम के द्वारा इसमें क्या होता है, प्रभाविता के नियम में क्या था कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है, लेकिन स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम यह कहता है कि जब 2 जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दोनों जनकों के जो युग्मक है वो अलग अलग पृथक हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण दिखाते हैं। जैसे गोल पीला और गोल झुर्रीदार के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हम लोग को क्या मिलता है, गोल पीला मिलता है। ठीक, ये इसको हम लोगों ने कहाँ पे समझा था, द्विप संकरण में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो वहां से इसको हम लोग समझ लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। F1 पीढ़ी में सभी क्या होते हैं, गोल पीला प्राप्त होते हैं, और F2 पीढ़ी में क्या होते हैं 9:3:3:1 में प्राप्त होते हैं। वहीं जीनोटाइप की बात करें तो 121, 142, फिर 121, ये आपका जीनोटाइप, ये F टाइप हो गया।
ये आपका जीनोटाइप हो गया। ठीक, तो ये F2 पीढ़ी में बात होती है। तो ये रहा स्वतंत्र अभिवन का नियम। फिर से बताते हैं कि स्वतंत्र अभिवन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असाइनमेंट में क्या होता है कि जब दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दोनों जनकों के युग्मक अपने अपने युग्मकों में पृथक हो जाते हैं। किसके नियम के द्वारा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा पृथक हो जाते हैं। पृथक होने के बाद युग्मक अपने अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। जैसे गोल पीला गोल झुर्रीदार के बीच में क्रॉस कराया तो सभी जो है कि गोल पीला के प्राप्त या गोल पीला पादप प्राप्त हमें होते हैं। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कुछ, यहाँ खत्म हुआ आपका मेंडल का नियम, लेकिन इसमें हम लोग बताते हैं बैक क्रॉस। किसकी बात करते हैं? बैक क्रॉस किसे कहते हैं, या पूर्वज क्रॉस किसे कहते हैं, या पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं कि जब F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी की जो संतान है, F1 पीढ़ी के संतान को उनके पूर्वज, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हैं, क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान को उनके पूर्वज से क्रॉस कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहा जाता है, या प्रतीक संकरण या पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक संकरण कहा जाता है। बैक क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतान को उनके पूर्वज, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, के बीच क्रॉस कराने पर जो हमें जो है कि प्राप्त होते हैं पादप, उसे जो है कि बैक क्रॉस के पादप कहते हैं। और इस नियम को कहते हैं बैक क्रॉस या प्रतीक संकरण या पूर्वज संकरण कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है कि मेंडल्स के अपवाद के बारे में। तो मेंडल्स के अपवाद के कुछ हम नाम बता देते हैं यहाँ पे। तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो है कि सप्रभाविता पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पिता। ये जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद तो हम लोग जो है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं।